नारा लगाया गया कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। लेकिन विश्व गुरु का नारा एक तरफ लग रहा था और दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति लागू हो रही थी, जिसमें गुरुओं को भी ठेके पर रखने की शुरुआत कर दी गई थी। बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के अपने भाषण में बाबा साहब ये कहते हैं कि ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा जनता का है। तो जनता का पैसा जनता के ऊपर दो ही चीज के लिए फ्री अगर खर्च करना हो तो एक पढ़ाई के लिए और एक दवाई के लिए खर्च करना चाहिए। और समाजवादी आंदोलनों के नारे लगा करते थे कि दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। यानी पढ़ाई और दवाई मुफ्त होनी चाहिए। जेब से न तय हो कि कौन पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा, पहले किताब से तय होता था। वही मनुस्मृति। भला लोग अगर गलती से भी उनके कान में वेदों की ऋचाएं चली जाएं तो कान में शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए। सुनने में भी कितना खराब लगता है, उन्हें शिक्षा नहीं मिल सकती। और बाबा साहब अंबेडकर जिसे तीसरा गुरु मानते थे, उन्होंने 3 जनवरी 1848 को इसी महाराष्ट्र के दूसरे इलाके पुणे भिड़ेवाला में जब पहला स्कूल खोला, और उस समय स्कूल खोलने के लिए 2 ही लोगों को चुना था। महिलाओं को भी शिक्षा से वर्जित किया गया था और अछूतों को। उन्होंने जब उनके लिए स्कूल खोला तो एक किताब का नाम बता रहा हूं, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं कि कुछ भी बोल दूंगा। जो कहूंगा तथ्य और तर्क से कहूंगा ताकि आप क्रॉस चेक कर लीजिए। किताब का नाम है इनकैर्नेशन और इसके राइटर का नाम है सुनील खिलनानी। उन्होंने महात्मा फूले पर एक चैप्टर लिखा है और उसी चैप्टर में उन्होंने लिखा है कि जब वो स्कूल खोला गया, बाकी धनंजय कीर से लेकर के तमाम लोगों की जीवनी है और महाराष्ट्र सरकार ने खुद महात्मा फूले के सारी राइटिंग्स को पब्लिश किया, उसमें भी पढ़ा जाना चाहिए। जब स्कूल खोला गया तो महाराष्ट्र पुणे के भिड़ेवाला के इलाके में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए कि ये धर्म के विरोध में काम हो रहा है, ये शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा देने का काम जो व्यक्ति कर रहा है ये पाप कर रहा है। वही लोग जाकर पिता को भी समझा देते हैं। और वही गोविंद राव, उन पर एक फिल्म भी बनी थी पिछले दिनों, फूले। सिनेमा उनके हिसाब से जब बनता है तो घोर नफरती प्रोपोगेंडा भी हो। कश्मीर फाइल, केरल फाइल, ये फाइल वो फाइल बना दो, टैक्स फ्री करके दिखाते हैं। और जब फूले सिनेमा बन रहा था तो उसमें कितनी बार कैंची चली सेंसर बोर्ड की, अगर भूल गए हो तो फिर बधाई हो। संविधान बदल के मनुस्मृति वाले राज के लिए हम और आप भी तैयार हो रहे हैं। हम अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर हमको उनको दोष क्यों दें। महात्मा फूले के ऊपर इन्हें फिल्म बनी थी और उस फिल्म में वही सीन काटा गया कि सावित्रीबाई फूले जब स्कूल जा रही हैं पढ़ाने तो कचरा, मैला और गोबर फेंका जा रहा था। तो लोग यहां आंदोलन कर दिए कि ये तो हमारी भावना आहत हो गई, हमारा अपमान हो रहा है, जबकि ये इतिहास है, तुमने किया है ऐसा। अमेरिका में महात्मा फूले ने जब गुलामगिरी लिखी, स्लेवरी, तो उन्हें किनको समर्पित की है? नागपुर के बौद्धिक लोगों जरा बताना जोर से, ये गुलामगिरी किसको समर्पित की है, किसको डेडिकेट की है? अमेरिका के व्हाइट्स को की है, ब्लैक को नहीं की। क्यों पता है? क्योंकि जब ब्लैक्स मूवमेंट कर रहे थे कि नस्ल भेद बुरी चीज है, तो अमेरिका के व्हाइट्स ने ब्लैक को यह नहीं कहा कि यह देश विरोधी है, पापी है, इसको देश से निकालो, ये हमारे यहां नस्ल भेद पैदा कर रहा है। जैसे भारत में कोई जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात होती है तो कहते हैं कि इन्होंने जातिवाद कर दिया, आरक्षण दे दिया। आज भी किसी मुखस्य जाति से पूछिए तो वो यही कहेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत गलत किया, आरक्षण से ये देश बर्बाद हो गया। कहता है कि नहीं कहता है? अमेरिका के व्हाइट्स ने कहा कि हां, हमारे पुरखों से गलत हुआ। रास्ते पर चलने के लिए अलग अलग थे, व्हाइट अलग रास्ते से चलते थे, ब्लैक अलग रास्ते से चलते थे। और महात्मा फूले ने जब वो इतिहास पढ़ा था, अमेरिका को 2-2 गृह युद्ध झेलना पड़ा था उसके खिलाफ। और अभी कोविड के बाद की बात है शायद, एक ब्लैक व्यक्ति, एक व्हाइट पुलिसमैन, अगर आपने देखा हो, घुटने पर बैठ करके उसके गर्दन को दबाता है, मारता है, और वो व्यक्ति ब्लैक जो होता है वो मर जाता है। पूरे अमेरिका में आंदोलन खड़ा हो गया, ब्लैक सड़कों पर उतर गए कि इतना बड़ा समाज बदल गया, ब्लैक व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बन गया, लेकिन हमारे ऊपर अत्याचार नहीं रोका। तो व्हाइट्स ने उनको ताने नहीं मारे थे,
उनको अपमान और जलील नहीं किया था। उनके साथ गूगल करके भी देखना, घुटने पर बैठ करके माफी मांगी थी कि हां, हमारे पुरखों ने जो व्हाइट्स थे आपके पुरखों के साथ गलत किया, हम उसकी माफी मांगते हैं। और एक व्हाइट हाउस में ब्लैक को राष्ट्रपति भी बनाया गया। और आज अमेरिका डाइवर्सिटी इंडेक्स निकालता है कि अगर ब्लैक की आबादी हमारे राज्य में जितनी है उतनी आबादी पूरे अमेरिका को चलाने में है कि नहीं है। अमेरिका बदल गया। हमारे देश में जो जाति जनगणना की मांग करता है उसे ही जातिवादी कह दिया जाता है। महात्मा फुले को कौन पढ़ता है? अंबेडकर को कौन पढ़ता है? और यही सारे आज सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि आरक्षण से यह देश बर्बाद हो गया। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए और खुश हूं क्योंकि मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में लक्ष्मीबाई कॉलेज नाम का एक डिग्री कॉलेज है, जिसके प्रिंसिपल अपनी दीवारों पर गोबर लीप रही थी गाय का, क्योंकि कह रही थी अगर एसी नहीं होगी तो गाय के गोबर से मेरा क्लासरूम ठंडा होगा। यह आरक्षण ने किया है। बताओ, अगर आरक्षण नहीं था तो तुम्हारे विश्वविद्यालय कितने टॉप रैंकिंग में दुनिया में थे? कहीं नहीं थे। तो जब महात्मा फुले ने स्कूल खोला तो उनका विरोध किया गया। स्कूल खोलने का विरोध हुआ है और यह फिल्म में दिखाया गया। शिक्षा मिलने का रास्ता जब वहां से शुरू हुआ, तब उस रास्ते से चल करके आगे बढ़ करके लोग पढ़ने लगे और संविधान ने रास्ता दिया। बाद में जब महात्मा फुले ने स्कूल खोला, उसके बाद वो कारवां आगे बढ़ा। बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आना चाहता हूं। जब संविधान बना तो शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी थी, इसलिए सरकारी स्कूल खोले गए। सरकारी स्कूल में फीस नहीं ली जाती थी, नाम मात्र की कहीं कहीं होती थी। सर्व शिक्षा अभियान खोला गया, हर गांव में स्कूल खोला जाए इसकी कोशिश की गई। और सरकार की जिम्मेदारी होती थी कि शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचे। और जैसे जैसे भारत जब गरीब था तो मुफ्त में शिक्षा देता था। धीरे धीरे जब भारत अमीर होने लगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखने लगा, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूरी शिक्षा व्यवस्था को पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया। अब मैं एक एक करके जरा इसका उदाहरण आपको दे देता हूं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लागू हुई थी? जब दुनिया में कोरोना आया था। कोविड से लड़ रहा था इंसान, और दुनिया में जब कोविड से लड़ा जा रहा था तो भारत में कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि हमारे यहां कोरोना नहीं होगा, अगर देसी गाय के गोबर को अगर शरीर पे लीप लेंगे तो कोरोना नहीं होगा और इस तरह से कोरोना से बच जाएंगे। देखिए कि नहीं आपने वो वीडियो? देखा करिए, ताकि गांव में जो अंधश्रद्धा जिसकी बात अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे वो कैसे चल रही है, बीमारी हम भी पहचाने। और मैं तो यूपी बिहार के आसपास से आता हूं। पहला कोरोना माई का मंदिर बना था बिहार में, बाद में बंद हो गया क्योंकि बिजनेस ठीक नहीं चला, तो मंदिर बना दिया उसी का। दुनिया वैक्सीन खोजे थी, बाद में तो रिपोर्ट आई उस वैक्सीन के बाद भी कितना क्या क्या हो रहा है, जवान लोग मारे जा रहे हैं। देश में इस पर चर्चा नहीं होगी। एक बाबा यात्रा निकाल रहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो उसी कोविड की आड़ में जब सब कुछ बंद था तो 3 कानून पास किए गए। पहला कृषि कानून, कृषि सुधार कानून, दूसरा मजदूरों का श्रमिक सुधार कानून, और तीसरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं। यानी कोविड के आड़ में संसद में चर्चा ही नहीं हुई इस पर। बताइए, इस देश को पता है कि आप जिनको चुन करके भेजते हैं उनके सामने संसद में रखा भी नहीं गया कि नई एजुकेशन पॉलिसी पर पहले डिबेट हो जाए। बिना डिबेट के पास कर दिया गया। और पहली बात नागपुर के लोगों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण इसलिए नहीं दिया था कि वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, और मैं आज भी ये कहता हूं कि दुनिया में आरक्षण से बेहतर प्रणाली और कोई दूसरी नहीं, जिसने इतना कम वक्त में इतनी बड़ी आबादी की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। इसलिए हम आरक्षण को भीख नहीं मानते, हम आरक्षण को इस देश में समता और न्याय के लिए सबसे जरूरी मानते हैं। और मंडल कमीशन ने एक वाक्य लिखा कि आरक्षण बीमारी की दवा नहीं है, दर्द की दवा है। उसके साथ और भी चीजें करनी थी ताकि जातिवाद की बीमारी ठीक हो जाए। तुमने आरक्षण तो लागू किया नहीं, अब आरक्षण को खत्म करने के लिए संविधान ही बदलना चाहते हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आरक्षण शब्द ही नहीं है। पहली बात, आपके देश की जो पॉलिसी चल रही है उसमें रिजर्वेशन शब्द है ही नहीं। एनईपी में SETG में रिजर्वेशन को क्लब कर दिया गया। अब आरक्षण की बात ही नहीं होती, न नीति है और न इसकी कोई जिम्मेदारी राज्य पर है। जब बिक जाएगा सब कुछ
क्लासरूम में कितने बच्चे SC ST OBC पढ़ रहे हैं इसका कोई डेटा ही नहीं होगा। विश्वविद्यालय में कितने प्रोफेसर SC ST OBC पढ़ा रहे हैं इसका कोई डेटा ही नहीं होगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रिजर्वेशन शब्द ही नहीं है। बधाई हो, संविधान 75 साल पूरा होने के पहले ही जो शिक्षा नीति बनी उससे आरक्षण को ही गायब कर दिया गया। फिर आप कहेंगे नहीं आरक्षण तो है साहब, जब तक वो पूरी तरह से प्राइवेट नहीं हो रहा है। अगला पॉइंट सुनिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 3 तरह की ग्रेडेड ऑटोनॉमी ले आ रही। ऑटोनॉमी का मतलब ये प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। ऑटोनॉमी पहले एजुकेशन सिस्टम में क्या थी? सिलेबस यूनिवर्सिटी खुद बना रहा था। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जाएगा प्रोफेसर तय करेंगे, नेता नहीं तय करते थे। इसलिए वाइस चांसलर को, प्रिंसिपल को, गवर्निंग बॉडी को, सिलेक्शन कमेटी को, वहां के मैनेजमेंट को ये फुल ऑटोनॉमी थी कि आप बढ़िया सिलेबस बनाइए ताकि अगली आने वाली पीढ़ी दुनिया में नाम रोशन करे। इसे कहते हैं ऑटोनॉमी। तो यूनिवर्सिटीज ऑटोनॉमस थी, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या किया? ग्रेडेड ऑटोनॉमी दे दी। 3 कैटेगरी का वर्ण व्यवस्था न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने लागू की। वर्ण व्यवस्था सुनिए कैसे। ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C 3 तरह के इंस्टीट्यूट होंगे। अभी मैं विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूं। ग्रेड C के जो इंस्टीट्यूट होंगे वो कमतर दर्जे के होंगे, उसको फुल्ली फंडेड गवर्नमेंट करेगी। पहले होता था UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सरकार ग्रांट देती थी और जितने लोग यहां विद्वान बैठे हैं हम सब सस्ती शिक्षा से यहां पहुंचे। मेरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 300 रुपए 1 साल की फीस थी। 500 रुपए में एडमिशन मेरा हो गया था। वही 500 रुपया अगर 5000 होता तो मैं पढ़ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कभी नहीं जा पाता। 300 रुपए फीस में मैंने पूरे साल पढ़ाई की। अगर वही फीस 300 रुपए महीने हो जाती तब भी मैं पढ़ाई छोड़ देता, क्योंकि मेरे खर्चे के लिए केवल 500 रुपए 1 महीने के मिलते थे। अगर मैं 300 फीस दे देता तो इलाहाबाद में रहता कैसे? गरीबों ने पढ़ाई इसलिए कर ली क्योंकि शिक्षा बहुत कम पैसे में मिलती थी, क्योंकि बना था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या बनाया है? हेफा, हायर एजुकेशन फाइनेंशियल, मतलब हेफा बना दिया, एजेंसी। अब हेफा का मतलब क्या है? DU, JNU, मेरी प्रोफेसर की डायरी में मैंने बाकायदे ये बात लिखी है कि 5 साल पहले जब ये एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो दिल्ली की सड़कों पर हमने इसके विरोध में कार्यक्रम किए थे और हमने पूरे देश को समझाने की कोशिश की कि भाई ये तुम्हारी शिक्षा को बेच रहे हैं। अब शिक्षा महंगी हो जाएगी, गरीबों के बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएंगे। और आप पढ़िएगा प्रोफेसर की डायरी, हमने लिखा है कि हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी UGC के खिलाफ बनाई गई है। अब सरकार ग्रांट नहीं देगी, लोन देगी। और लोन का मतलब क्या होता है? अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपया लोन दिया गया तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन उस पर साइन कराई गई है कि अगले 5 साल में वो लोन वापस गवर्नमेंट को देना होगा। विद्वान लोगों, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी थी। हम जब ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारे ही बहुजन समाज के बहुत सारे लोग ठेला खींच रहे होंगे, रिक्शा चला रहे होंगे, फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे होंगे, खेत में काम कर रहे होंगे। उनके पास शिक्षा नहीं पहुंची, उनके पास रोजगार नहीं पहुंचा। वो दिन भर काम करते हैं ताकि शाम को उनको 2 रोटी मिल सके। उनके ऊपर संविधान बचाने की जिम्मेदारी थी या हमारे लोगों पे थी? जरा सोच के बताना। जिसने संविधान का सबसे ज्यादा फायदा लिया था, हम नौकरी बचाने में लगे थे, तो संविधान कौन बचाएगा? क्योंकि ये बातें जो टेक्निकल हैं, इस कार्यक्रम के बाद अगर ये बात जन जन तक पहुंचानी है तो वो हम और आप ही पहुंचाएंगे। अब आप गांव के आदमी को कहेंगे कि हेफा बन गया तो वो क्या कहेगा? कहा हेफा से पेट्रोल 35 रुपया लीटर मिलेगा क्या? क्योंकि फलाने ने तो वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा, और ना आए तो जिस चौराहे पर बुलाना मैं चौराहे पर खड़ा हो जाऊंगा। काला धन आया, नोटबंदी हुई, काला धन आया। गांव का आदमी यही नहीं समझ पा रहा है क्योंकि उसको अभी शिक्षा नहीं मिली। लेकिन पढ़े लिखे लोगों हमने ये नहीं समझा। मैंने प्रोफेसर की डायरी में लिखा है कि हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी बनने से यूनिवर्सिटी ने क्या किया? खर्चा घटाया और आमदनी बढ़ाएंगे। विश्वविद्यालय के पास खर्चा क्या होता है? टीचर की नौकरी, प्रोफेसर साहब 1.5 लाख सैलरी, 2 लाख सैलरी, 3 लाख सैलरी। और जब लोन लेंगे तो सैलरी कम करनी होगी, तो सैलरी कम करनी होगी तो परमानेंट अपॉइंटमेंट की बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर रखे जाएंगे, आउटसोर्स किए जाएंगे, या ऑनलाइन टीचिंग को प्रमोट किया जाएगा। तो खर्चा घटेगा,
और आमदनी बढ़ाने के लिए एक विश्वविद्यालय, एक कॉलेज, डिग्री कॉलेज के लिए आमदनी का स्रोत क्या है? स्टूडेंट की फीस, विद्यार्थियों की फीस है। तो जो पढ़ाई 100 रुपए की होती थी, वो पढ़ाई 1000 रुपए की होगी कि नहीं होगी? और मैं अभी आंकड़े से आपको बता रहा हूं कि हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी ने आपके देश के शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। फीस महंगी हो गई और फैकल्टी कम हो गई। बताओ, सबसे पहले ही शिक्षा से दूर कौन होगा? जिसको सबसे आखिरी में शिक्षा मिलना शुरू हुई।